नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत की उम्मीद एक बार फिर टूट चुकी है और इसके पीछे की वजह अमेरिकी शर्तों को माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद थी कि शायद ईरान जंग खत्म करने के लिए मान जाएगा, लेकिन ईरान के रुख में जरा सा भी बदलाव नहीं आया है। ईरान ने बातचीत का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और ताबड़तोड़ इजरायल और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि ट्रंप जिस बड़े हमले की बात कह रहे थे वो कुछ ही घंटों में देखने को मिल सकता है और निशाना ईरान का खार्ग द्वीप बन सकता है। लेकिन ईरान भी इसके लिए पहले से ही तैयार है। ईरान और अमेरिका के बीच और तेज होगी जंग, ये अब तय होता दिख रहा है। इस बीच ईरान से भारत के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई है। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। जंग के बीच जमीन कब्जे की साजिश में जुटा इजरायल, दक्षिणी लेबनान के बड़े हिस्से पर किया कब्जा। नेतन्याहू के मंत्री बोले दक्षिणी लेबनान अब इजरायल का हिस्सा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग ले सकती है तीसरे विश्व युद्ध का रूप, नेटो देश पर हमले से बिगड़े हालात। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन को दिया नया प्रस्ताव। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर टूटा सीजफायर, दोनों ही तरफ से जबरदस्त गोलीबारी। तालिबान ने पाकिस्तान पर लगाए बेकसूरों की जान लेने के आरोप। और चलते चलते में देखेंगे, हजारों साल पहले भी मिडिल ईस्ट जाते थे भारतीय पर्यटक। मिस्र में मिले 2000 साल पुराने तमिल में लिखे शिलापट। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का बड़ा बयान, कहा अमेरिका मेरे बचाव को कमजोर करने की कर रहा कोशिश। अदालत में दोबारा याचिका दायर करते हुए दिया तर्क। वरिष्ठ डेमोक्रेट जेमी रास्किन ने ट्रंप पर लगाया बड़ा आरोप, कहा अमेरिकी सुरक्षा के साथ किया समझौता। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को लिखा पत्र। अब मई में चीन जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, व्हाइट हाउस ने नई तारीखों का किया ऐलान, बीजिंग ने साधी चुप्पी। नेपाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां पूरी, 27 मार्च को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे बालेंद्र शाह। चुनाव में बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को मिला है 2/3 बहुमत। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जंग शुरू करके बुरी तरह फंस गए हैं। उनके हालिया बयानों से साफ है कि अब वो कैसे भी इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रंप ने अपने सहयोगियों से भी कहा है कि वो ईरान के साथ जारी युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहते और आने वाले कुछ ही हफ्तों में इसे खत्म करने की कोशिश में है। लेकिन उनकी कोशिशें रंग लाती नजर नहीं आ रही, क्योंकि ईरान ने ट्रंप के सभी दावों को खारिज कर दिया है। वो अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। ऐसे में अब एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति धमकियों पर उतर आए हैं और उन्होंने इस बार एक नया ही दावा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के कुछ लोग मुझसे अनौपचारिक रूप से कह रहे थे कि आप हमारे अगले सुप्रीम लीडर बन जाओ। मैंने मना कर दिया। दुनिया में किसी भी देश का नेता ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं बनना चाहता होगा। ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन खुलकर कहने से डर रहा है। उन्हें डर है कि उनके अपने लोग उन्हें मार देंगे या हम उन्हें मार देंगे। अमेरिका ने ईरान को बहुत बुरी तरह हरा दिया है। हम इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं कि किसी ने पहले कभी नहीं देखा। भले ही ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये पूरी दुनिया देख रही है। ईरान ने इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचा। इजरायल के कफर कासिम में मिसाइल हमले से इमारतें मलबे में तब्दील हो गई, कई गाड़ियां पलट गई, लगभग 5 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं खाड़ी देशों ने भी पुष्टि की है कि उन्होंने कई मिसाइलों और ड्रोन को रोका है। इसके साथ ही ईरान ने एक और कड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकेर गालिबफ ने कहा कि खुफिया जानकारी के मुताबिक दुश्मन एक क्षेत्रीय देश के सहयोग से ईरानी द्वीप पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। ईरानी सेना दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रख रही है। अगर किसी भी तरह का कदम उठाया गया तो ईरान उस क्षेत्रीय देश के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार और तेज हमले करेगा। दरअसल फारस की खाड़ी में बसे ईरान के खार्ग द्वीप को लेकर आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका जल्दी ही इस द्वीप पर कब्जे के लिए जमीनी हमला शुरू कर सकता है। भले ही ये बेहद छोटा द्वीप है, लेकिन इसे ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ ईरान के प्रमुख तेल टर्मिनल है, जहां से देश का लगभग 90% कच्चे तेल का निर्यात होता है। ऐसे में अमेरिका की नजर इस द्वीप पर है, लेकिन ईरान भी पूरी तरह तैयार है। ईरानी नौसेना ने खार्ग द्वीप के तटों पर बारूदी सुरंगों को बिछा दिया है, जो जमीनी हमले के खिलाफ प्रतिरोध का काम करेंगी। इसके अलावा ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टमों को भी तैनात किया है।
इस बीच ईरानी सरकारी मीडिया तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि हूती विद्रोही ईरान के साथ युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हैं। वो बाब अल मंदाब जलडमरू मध्य पर नियंत्रण करने के लिए तैयार हैं, जो एक आसान काम होगा। ये खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब पहले से ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान के दबदबे ने पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। तेल के दाम आसमान छू रहे हैं क्योंकि ईरान ने इस क्षेत्र से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। केवल वही जहाज यहां से गुजर रहे हैं जिन्हें जाने की इजाजत ईरान दे रहा है। वैसे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान के मुताबिक ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को हॉर्मुज से निर्बाध आने जाने की इजाजत दी है, जिसमें चीन और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। लेकिन इससे ऊर्जा संकट खत्म होता नजर नहीं आ रहा। और अब अगर ईरान हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर बाब अल मंदाब स्ट्रेट को भी बंद कर देता है तो ये वैश्विक व्यापार के लिए दोहरा झटका साबित होगा। आप जानते हैं कि बाब अल मंदाब स्ट्रेट लाल सागर के मुहाने पर एक बेहद रणनीतिक जगह पर स्थित है। लाल सागर ही स्वेज नहर के रास्ते एशिया को यूरोप से जोड़ती है। ये ट्रेड रूट हर दिन लगभग 10 मिलियन बैरल तेल के साथ साथ भारी मात्रा में जरूरी प्राकृतिक गैस, सामान और भोजन के लिए मुख्य मार्ग का काम करता है। यानी ईरान अब हर मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल को घेर रहा है। यही वजह है कि अब जंग की दिशा बदलती दिखाई दे रही है और अमेरिका की हालत ऐसी हो गई है कि पाकिस्तान जैसे देश भी उस पर तंज कस रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका के बदलते युद्ध के नैरेटिव पर तंज कसते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के अभियान का मकसद अब समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसा लगता है कि युद्ध का मकसद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना हो गया है, जो युद्ध शुरू होने से पहले ही खुला हुआ था। हालांकि इस बीच ईरान को भी बड़ा झटका लगा है। इजराइल की सेना ने कहा कि उसने ईरान के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में हुए हमले में ईरानी नौसेना प्रमुख अली रेजा तंगसीरी मारे गए हैं। बहरहाल अब यह जंग आगे किस दिशा में बढ़ती है? क्या युद्ध विराम की कोई संभावना दिखाई दे रही है या मिडिल ईस्ट की ये जंग लंबे वक्त तक जारी रहेगी? ये देखना होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजराइल की साजिश की। तो इजराइल के बारे में कहा जाता है कि वो जंग लड़ता है तो एक ही मकसद होता है, विरोधी की जमीन पर कब्जा करना। इजराइल ने जितनी भी जंग लड़ी है, जंग के बाद इजराइल ने अपनी जमीन का विस्तार कर लिया है, भले ही जंग का नतीजा कुछ भी निकला हो। इस वक्त पूरा पश्चिमी एशिया जंग में फंसा हुआ है। कहने को जंग ईरान की अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही है, लेकिन इस जंग में पूरा मिडिल ईस्ट फंस गया है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे खाड़ी के देश भी इस युद्ध की आंच झेल रहे हैं। यह जंग कई फ्रंट पर लड़ी जा रही है। इजराइल एक तरफ तो ईरान पर हमले कर ही रहा है, ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लेबनान की जमीन पर कब्जा करता जा रहा है। जंग के बीच इजराइल लेबनान की सीमा में 30 किलोमीटर अंदर घुस गया है। पिछले 28 दिनों में उसने दक्षिणी लेबनान के हिस्से के 10 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया है। यहां अब इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया है। अब इजराइल ने लेबनान के अंदर लिटानी नदी तक अपनी पहुंच बना ली है। इस नदी पर बने कई पुलों के साथ ही कई सारे गांवों को भी इजराइल ने बम से उड़ा दिया है। यहां तक पहुंचने में हिजबुल्लाह ही सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था और इस ग्रुप के कमजोर होने के साथ ही इजराइल ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने इसे सिक्योरिटी जोन बनाए जाने की बात कही, जबकि वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने कहा है कि दक्षिणी लेबनान अब इजराइल का हिस्सा है। इजराइल ने अब 1949 में लेबनान के साथ हुए आर्मिस्टिस समझौते को भी मानने से इनकार कर दिया है। इजराइल की स्थापना होने के तुरंत बाद जब अरब देशों के साथ उसकी जंग हुई, तब 1948 और 1949 में शांति प्रक्रिया के तहत कई समझौते हुए थे। उसमें 1949 का आर्मिस्टिस समझौता सबसे महत्वपूर्ण था। इसी समझौते से दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ था, लेकिन अब इजराइल ने इस समझौते को तोड़ने की बात भी शुरू कर दी है और दक्षिण लेबनान पर कब्जे का दावा करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वेस्ट बैंक इलाके में भी फलस्तीनी आबादी के साथ हिंसा का दौर तेज हो गया है। इजरायली सेना ने इस पूरे इलाके पर हमले का दौर तेज कर दिया है। इजराइल वेस्ट बैंक में भी कुछ हिस्से पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो अब यह जंग रूस और यूक्रेन के बीच की नहीं बल्कि नाटो बनाम रूस में बदलती नजर आ रही है, क्योंकि रूस ने नाटो देश पर हमला कर दिया है। जी हां, नाटो देश एस्टोनिया ने दावा किया है कि एक रूसी ड्रोन ने उसके पावर स्टेशन पर हमला किया है। एस्टोनिया की आंतरिक सुरक्षा सेवा ने सरकारी ब्रॉडकास्टर ERR को बताया कि रूस की तरफ से एक ड्रोन एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र में घुस आया और एक स्थानीय पावर स्टेशन की चिमनी से जा टकराया।
इससे पावर स्टेशन की सप्लाई कुछ समय के लिए रोकनी पड़ी, लेकिन जल्द ही इसे बहाल कर दिया गया। इस घटना में किसी के घायल होने या पावर स्टेशन को किसी तरह का नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है। वहीं एस्टोनिया के पड़ोसी देश लातविया ने भी दावा किया है कि 2 और ड्रोन लातविया के हवाई क्षेत्र में भी घुस आए। इसमें से एक रूस की तरफ से आया और दूसरा बेलारूस की तरफ से आया था। ये घटनाएं लगभग उसी वक्त हुई जब यूक्रेन के एक ड्रोन हमले की वजह से रूस के बाल्टिक सागर में स्थित बंदरगाह उस्त-लुगा में तेल की सुविधाओं में आग लग गई थी। उस्त-लुगा पेट्रोलियम निर्यात का एक बड़ा केंद्र है जो एस्टोनिया की सीमा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाते हुए उस पर भी बड़ा हमला किया। लेकिन जिस तरह इस हमले में नाटो देश की सीमा में रूसी ड्रोन घुसा, उसके बाद पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब रूसी ड्रोन के दूसरे देश में घुसपैठ की खबर आई हो, लेकिन जिस तरह एस्टोनिया के पावर स्टेशन से ड्रोन टकराया, उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब नाटो रूस के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगा? क्या नाटो अपना आर्टिकल 5 लागू करेगा? आप जानते हैं कि नाटो के आर्टिकल 5 में सामूहिक रक्षा का आधारभूत सिद्धांत है, जिसके तहत सदस्य देशों में से किसी एक या अधिक देशों पर किया गया सशस्त्र हमला उन सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि अन्य सदस्य देश संयुक्त रूप से या व्यक्तिगत रूप से सैन्य बल के इस्तेमाल के साथ मदद करेंगे। हालांकि नाटो की तरफ से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन इस बीच इस जंग में यूक्रेन को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन और रूस युद्ध को खत्म करने के लिए एक नया प्रस्ताव पेश कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने बताया कि ट्रंप प्रशासन यूक्रेन और रूस युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए कीव पर भारी दबाव डाल रहा है। इस साल अबू धाबी और जेनेवा में त्रिपक्षीय वार्ता के 3 दौर हो चुके हैं, लेकिन दोनबास की वापसी और सुरक्षा के वित्तपोषण पर पेच फंसा हुआ है। अब अमेरिका ने दोनबास का पूरा इलाका रूस को सौंपने के बदले में यूक्रेन को मजबूत सुरक्षा गारंटी देने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन दोनबास छोड़ने से न केवल यूक्रेन की सुरक्षा कमजोर होगी, बल्कि इसका असर पूरे यूरोप की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। आप जानते हैं कि इस जंग में रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा जमा लिया है, जिनमें प्रमुख तौर पर दोनबास शामिल है। रूस इन इलाकों से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि यूक्रेन अपना क्षेत्र छोड़ने को राजी नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका के दबाव में अब यूक्रेन झुक जाएगा, क्योंकि ईरान युद्ध के चलते उसे अब अमेरिका से जंग में टिके रहने के लिए जरूरी मदद भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन युद्ध क्या मोड़ लेता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच टकराव की। तो दोनों ही देशों के बीच ईद उल फित्र के मौके पर जिस शांति की उम्मीद की जा रही थी, वो ज्यादा दिन नहीं टिकी। 26 मार्च को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर एक बार फिर भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। सीजफायर के खत्म होते ही दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। इस ताजा हिंसा में 2 आम नागरिकों की जान चली गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। यह हिंसक संघर्ष पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में हुआ। अफगान अधिकारियों के मुताबिक जैसे ही युद्ध विराम की अवधि खत्म हुई, पाकिस्तानी सेना ने नारई और सारकानो जिलों में भारी आर्टिलरी गोले दागे। इन गोलों की चपेट में आने से रिहायशी इलाकों में रहने वाले 2 नागरिकों की जान चली गई और जवाबी कार्रवाई में अफगान सीमा सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा खोल दिया। तालिबान का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान की 3 सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। और हैरानी की बात तो यह है कि यह हिंसा उस समझौते के ठीक 1 हफ्ते बाद हुई है, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की और कतर ने मध्यस्थता की थी। इन देशों की कोशिशों के बाद दोनों पक्ष शत्रुता रोकने पर सहमत हुए थे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इससे पहले पाकिस्तान के हवाई हमलों में काबुल के एक ड्रग रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल को निशाना बनाया गया था। उस घटना में तालिबान सरकार ने 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया था, जिसने रिश्तों में कड़वाहट भर दी थी। वहीं टीटीपी ने ऐलान किया है कि उसने ईद के बाद पाकिस्तान के अंदर अपने हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि काबुल सरकार टीटीपी के आतंकियों को अपनी जमीन पर पनाह दे रही है। वहीं अफगानिस्तान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए सीमा पर भारी तनाव बना हुआ है। ये जंग अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले सकती है। और अब चलते चलते में बात करेंगे प्राचीन भारत के पर्यटकों की। तो क्या आप सोच सकते हैं कि आज से 2000 साल पहले, जब न पासपोर्ट थे, न गूगल मैप्स और ना ही कोई प्लेन या ट्रेन, तब भी भारतीय दूर देशों की सैर कर रहे थे। जी हां, हाल ही में हुए एक खुलासे ने यह साबित कर दिया है कि प्राचीन भारतीय न सिर्फ व्यापारी थे, बल्कि वो दुनिया घूमने के शौकीन भी थे।
आप जानते ही होंगे कि मिस्र की वैली ऑफ द किंग्स अपनी प्राचीन कब्रों के लिए मशहूर है, लेकिन पेरिस और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं को यहां जो मिला उसने सबको हैरान कर दिया। आज हम कहीं घूमने जाते हैं तो फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, कैप्शन लिखते हैं, लेकिन 2000 साल पहले सिकाई कोरन नाम के एक तमिल यात्री ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला। उसने करीब 2000 साल पहले अलग अलग 5 मकबरों में 8 बार अपना नाम तमिल भाषा में उकेरा था। इसका अनुवाद निकलता है, सिकाई कोरन यहां आया और उसने इसे देखा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के पर्यटक अपने ट्रैवल की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। रिसर्चर्स के लिए सबसे बड़ी पहेली तो यह है कि कोरन ने अपना नाम दीवार पर करीब 5 से 6 मीटर की ऊंचाई पर लिखा था। उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीनरी के इतनी ऊंचाई पर जाकर नाम उकेरना आज भी वैज्ञानिकों को सोच में डाल देता है। और इतना ही नहीं, वहां इंद्र नंदन नाम के एक व्यक्ति का संस्कृत संदेश भी मिला है, जिसने खुद को क्षहरात वंश के राजा का दूत बताया है। प्रोफेसर इंगो स्ट्रॉच के मुताबिक पहली से तीसरी शताब्दी के दौरान जब मिस्र पर रोमन साम्राज्य का शासन था, तब यह घाटी आज की तरह ही एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट हुआ करती थी। भारतीय लोग जहाजों से मिस्र के पूर्वी तट तक पहुंचते और फिर तपते रेगिस्तान को पार कर इन ऐतिहासिक स्मारकों को देखने आते थे। ये खोज न सिर्फ भारत और मिस्र के प्राचीन संबंधों को उजागर करती है, बल्कि हमारे पूर्वजों के साहसिक और जिज्ञासु स्वभाव की एक झलक भी दिखाती है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।